हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। बहुत सारी बातें आप इस चैप्टर की पहले से ही जानते होंगे, जैसे कि क्या होता है मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, सारी बातें आप पहले से ही जानते हो। तो जैसा हमारे चैप्टर में ही लिखा हुआ है मैटर इन अवर सराउंडिंग, ठीक है। तो अगर मैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछूं कि बताओ सराउंडिंग में क्या होता है, सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग का मतलब जो हमारे आसपास है वही हमारी सराउंडिंग। तो सराउंडिंग में क्या होता है, सराउंडिंग में केवल दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो या तो वो मैटर होगा, ठीक है, या तो वो मैटर होगा कोई, या वो कोई एनर्जी होगा, या वो कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा। अब आप सोच के देखो कि क्या हमारी सराउंडिंग में इन दोनों चीजों के अलावा कोई चीज एग्जिस्ट करती है? नो, ठीक है। तो जनरली हम इस चैप्टर में बात करेंगे मैटर के बारे में, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करना है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैटर की, क्या होता है मैटर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लासिफिकेशन में भी हम देखो दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे, एक अर्लियर क्लासिफिकेशन और एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बाद हम बात करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल, फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। उसके बाद देखो फोर्थ टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है, हम बात करेंगे पार्टिकल जो हमारा फिजिकल नेचर ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, यहाँ पे होगा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। हम पहले मैटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर, ये बोल दो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। उसके बाद हम फिफ्थ में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको पता है स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। दो और स्टेट्स पढ़ेंगे यहाँ पर हम, प्लाज्मा और बीईसी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कंपैरिजन, हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो आपको पता है थोड़ा बहुत, ठीक है, और भी थोड़ा डीपली जाके इसमें बात करेंगे क्या क्या चीजें और हम यहाँ पर समझ सकते हैं। कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे फिर यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर होगा, वो होगा आपका टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा इसके स्केल्स को, ठीक है, आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर को हम कैसे कैसे मेजर करते हैं, जैसे कि फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, क्या रिलेशन होता है, सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में इसके बाद, ठीक है, टेम्परेचर के बाद हम बात करेंगे इंटर कन्वर्जन, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटर कन्वर्जन। यहाँ पर बहुत सारी बातें आपको करनी है, ठीक है, इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको पता है मैटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, जैसे आइस, आइस को आप मेल्ट करोगे वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ज्यादा हीट करोगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। और यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने को आएगी, वो आएगी लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझेंगे क्या होता है लेटेंट हीट। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन के बारे में बात करेंगे और इसके फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और इसके फैक्टर्स के बारे में समझेंगे। सो इवेपोरेशन एंड इट्स फैक्टर्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को बढ़ाते हैं, जैसे इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, कैसे कूलिंग होती है इवेपोरेशन से, ठीक है। तो जनरली हमें इन सारे पॉइंट्स को, इन सारी बातों को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख लो, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले मैटर से। सबसे पहले लिखते हैं हम मैटर, ठीक है, मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, मैटर समथिंग एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। वो हर चीज जिसके पास मास होता है, जिसके पास जो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। तो लिख भी लेते हैं एनीथिंग
एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, एंड हैज मास, स्पेस ऑक्यूपाई करे साथ में उसमें मास भी होना चाहिए। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसे, इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो ये हमारी मैटर की डेफिनेशन हो गई। अब एग्जांपल में आपके पास आसपास जो भी आप देखो, चेयर, वाटर, ट्री, ठीक है, एयर, एयर भी मैटर है। ठीक है, अब एयर तो दिखते नहीं है, एयर फिर भी मैटर है, एयर में मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अब बलून का एग्जांपल देख लो, बलून में आप एयर फिल करते हो तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एयर में मास भी होता है। आप एग्जांपल ले सकते हो एलपीजी सिलेंडर जो हमारे घरों में आता है, तो एलपीजी सिलेंडर जब फिल होता है तो भारी लगता है, लेकिन जब वो खाली हो जाता है तो हल्का हो जाता है। मतलब एयर में मास भी होता है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, सारी चीजें मैटर। ठीक है, अच्छा क्या लाइट मैटर है? लाइट मैटर है क्या? लाइट मैटर नहीं है, क्योंकि इसमें मास नहीं होता। वैसे तो लाइट के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करता है, या आप हायर क्लासेस में समझोगे। ठीक है, लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, बट स्टिल हम अभी हमारे लेवल पे, 9th लेवल पे, आपको ये समझना है कि लाइट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मैटर बिकॉज इट डज नॉट पजेस एनी मास। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैटर की बात हम लोगों ने कर ली। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन से पहले हम लोग अर्लियर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, इसको वैसे तो हमें अर्लियर क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है, फिर भी एक बार समझ लेते हैं क्या था अर्लियर क्लासिफिकेशन। अर्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अर्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो, अर्लियर क्लासिफिकेशन का मतलब है हमारे इंडिया में बहुत सारे फिलोसफर हुआ करते थे। ठीक है, तो जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे उनका ये बिलीव था, ठीक है, हमारे जो इंडियन फिलोसफर थे उनका ये बिलीव था कि जो भी मैटर बना होगा, ठीक है, जो भी मैटर बना होगा वो कैसे बना होगा, वो 5 तत्वों से मिलकर बना होगा। ठीक है, इसे इन्होंने पंच तत्व बोला था। ठीक है, सुना होगा आपने ये पंच तत्व। ठीक है, पंच तत्व से मिलकर बना होगा। कौन कौन से थे पंच तत्व, याद है आपको? वो थे हमारे एयर, ठीक है, और उसके अलावा वाटर, एयर वाटर, उसके बाद फायर, ठीक है, और क्या था, अर्थ, और क्या था, स्काई। ठीक है, सो एयर वाटर फायर अर्थ स्काई, इन सब से मिलके हमारा जो पूरा कोई भी मैटर होगा, कोई भी चीज होगी, मैटर को मत बोलो, कोई भी सब्सटेंस बोल दो। ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज बनी है तो वो इन सारी चीजों से मिलकर ही बनी हुई है। लेकिन ये क्लासिफिकेशन आपको पता है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही उस टाइम पर तो कोई ऐसी केमिस्ट्री डेवलप नहीं थी, ना साइंस डेवलप थी, तो जैसे साइंस डेवलप हुई, आ गई, डिस्कवरीज हुई, ठीक है, केमिस्ट्री में डेवलपमेंट हुआ, तो ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया। ठीक है, सो जो हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसको भी देख लेते हैं। सो देखते हैं यहाँ पे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी 2 बेसिस पर है, एक फिजिकल और एक केमिकल। ठीक है, सो फिजिकल क्लासिफिकेशन यहां पे लिख लेते हैं पहले, फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन लिख लेते हैं। ठीक है, मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन, और हम यहां पे समझेंगे मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। देखो, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, जैसे कि कोई भी मैटर है वो आपको देखने में कैसा लग रहा है, देखने में कैसा लग रहा है, जैसे ये मार्कर है आपको दिख रहा है सॉलिड है। ठीक है, अब वाटर देखते हो लिक्विड फेज में है। ठीक है, तो जनरली ये फिजिकल क्लासिफिकेशन ये अपीयरेंस को जैसा देखने में कोई मैटर लगता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया। तो जनरली दे आर सॉलिड्स, ठीक है, और क्या है, लिक्विड, इसके अलावा गैस। ठीक है, ये तो आपको पता है। इसके अलावा 2 स्टेट्स और हैं। ठीक है, 2 स्टेट्स और हैं जो आपको पढ़नी है, तो सॉलिड लिक्विड गैस, उसके बाद हमारा हो जाएगा प्लाज्मा, ये आपके लिए नया है। ठीक है, प्लाज्मा के अलावा एक और स्टेट है जिसे हम बोलते हैं BEC। BEC मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका क्या मतलब है
कैसे बोस आइंस्टीन दोनों का नाम साथ में आ रहा है, तो इनको हम लोग समझेंगे, ठीक है। जब इनकी हम बात करेंगे, इनके अलग अलग इनको पर्टिकुलरली समझेंगे, तो वहां पे आपको समझ में आएगा। अब देखो केमिकल क्लासिफिकेशन कैसा था। केमिकल क्लासिफिकेशन था कोई भी मैटर वो या तो एलिमेंट होगा, ठीक है, या वो कोई कंपाउंड होगा, या वो कोई मिक्सचर होगा, ठीक है, मिक्सचर होगा। ये था केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, आपने देख भी लिया होगा, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है मैटर इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो वहां पर हम इन सब की बात करने वाले हैं। वहां पर मिक्सचर को तो बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, साथ में हम थोड़ी बातें एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में भी करेंगे। तो इस चैप्टर में हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को डिस्कस नहीं करेंगे, इसको नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। हमें इस चैप्टर में बात करनी है सॉलिड, लिक्विड और गैस, प्लाज्मा और बीसी। इनके बारे में बहुत कम डिस्कशन है, जो ज्यादा डिस्कशन मिलेगा आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस में मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है। देखो कोई भी मैटर हो, अब अपने आसपास कोई भी देख लो, चाहे वाटर हो, चाहे आपके पास कोई सॉलिड हो, ठीक है। तो फिजिकल नेचर का क्या मतलब होता है, मैटर एक्चुअल में एक कुछ कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर भी बहुत सारे पीसेस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप किसी इंडिविजुअल पीस को भी देख लो, अगर मैंने इस कैप को देखा, तो क्या कैप ये बस ये कैप क्या सिंगल पीस होगा, नहीं, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। हाँ, तो जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर होता है वो पर्टिकुलेट नेचर होता है, उसे हम बोलते हैं पर्टिकुलेट नेचर, ठीक है। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, पर्टिकुलेट नेचर, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, ठीक है। पर्टिकुलेट नेचर, पर्टिकुलेट नेचर आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल नेचर मतलब पर्टिकुलेट नेचर। अब देखो जो यहाँ पर फिजिकल नेचर है, पहले यहाँ पे लिख भी लेते हैं। तो यहाँ पे हमें यही बात लिखनी है कि जो मैटर होगा, मैटर आर मेड अप ऑफ, मैटर आर मेड अप ऑफ, ठीक है। मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स, वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्मॉल एटम से मिलकर बना है या स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं पार्टिकल वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान समझो, मैं यहाँ पे पार्टिकल वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। वो एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। सो मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, these particles are very small, very small, these particles are very small, ठीक है। एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही स्मॉल, इतने स्मॉल है कि आप इवन देख भी नहीं सकते उनको, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो एक आपके बुक में एक एक्टिविटी भी दी होगी, ठीक है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं एक्टिविटी, ठीक है। उस एक्टिविटी को भी समझ लेते हैं क्या है। तो एक्टिविटी ऐसी कुछ होगी, आपके पास कंटेनर होंगे, ठीक है। ऐसे मैंने सपोज 4 कंटेनर ले लिए, ठीक है। आप ज़्यादा भी ले सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, 10 भी ले सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 कंटेनर लिए, मैंने फर्स्ट वाले में 100 ml वाटर लिया है, ठीक है। यहाँ पे 100 ग्राम ले लूँ, 100 ग्राम वाटर लिया है। यहाँ पर भी देखो वाटर मैंने फिल किया हुआ है, यहाँ पे मैं 90 ग्राम ले रहा हूँ, चलो यहाँ पे मैंने 90 ग्राम लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने वाटर लिया हुआ है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 90 ग्राम है, ठीक है। यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने 90 ग्राम लिया हुआ है, ठीक है। और जो पहला वाला कंटेनर था उसमें मैं फ्यू ड्रॉप या 2 ड्रॉप चलो डाल देता हूँ, या 2 पीस छोटे छोटे होते हैं परमैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट, KMnO4, इसे बोलते हैं पोटेशियम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा केमिकल है, ठीक है। आप आगे केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इसको बहुत यूज करना पड़ेगा, पोटेशियम परमैग्नेट। तो उसको नाम याद कर लो इसका, पोटेशियम परमैग्नेट, ठीक है, पोटेशियम परमैग्नेट। सो पोटेशियम परमैग्नेट जनरली कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है। सॉलिड के फॉर्म में होता है, स्मॉल क्रिस्टल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने 2 क्रिस्टल इसके ले लिए, और मैंने 2 क्रिस्टल को इसमें डिप कर दिया, ऐसे 2 क्रिस्टल को ऐसे डिप किया, ये फर्स्ट क्रिस्टल, ये सेकंड क्रिस्टल, इसलिए 2 क्रिस्टल यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे।
अब क्या देखोगे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका ये जो पर्पल कलर है, इसका पर्पल कलर है, ये पूरे इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरे में इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये आपको जो अब मिलेगा वो थोड़ा पर्पल कलर मिलेगा, ठीक है, मतलब आपको जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो पर्पल कलर का हो जाएगा। अब आप क्या करो, किसी दूसरे कंटेनर से, इससे जो है आप ये वाले कंटेनर से आप 10 ग्राम वाटर लो और 10 ग्राम वाटर को इसमें फिल कर दो। कितना ग्राम? 10 ग्राम। जब ये इसमें सॉल्यूशन पूरा एकदम पर्पल हो गया तो आपने इसका जो आपने वाटर लिया वो 10 ग्राम लिया और सेकंड वाले में पोर कर दिया। तो आप क्या देखोगे, जो 10 ग्राम था ये तो पर्पल कलर होगा, ये तो पर्पल कलर का होगा क्योंकि ये तो आपने यहीं से लिया है। ये इसमें जैसे ही पर्पल कलर वाला डालोगे तो यहाँ पर भी पर्पल कलर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट आप खुद से सोचो, यहाँ पे जो कलर होगा डार्क होगा, यहाँ पे थोड़ा हल्का होगा क्योंकि यहाँ पे तो वाटर ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से अब ये 100 हो जाएगा, अब इसमें डालने के बाद क्या हो जाएगा, टोटल 100 हो जाएगा। अब आपने इसका 10 ग्राम लिया, इसमें पोर कर दिया, तो यहां पर भी क्या होगा, जो आपका पर्पल कलर थोड़ा जाएगा, यहां पर भी पर्पल कलर आपको दिखेगा, लेकिन पर्पल कलर जो होगा वो इससे भी इवन कम होगा, ठीक है। जो पर्पल कलर की इंटेंसिटी होगी वो बहुत कम होगी। फिर आपने फिर से यही काम किया, इसमें आपने 10 ग्राम लिया और आपने फिर से इस वाले वाटर का भी 100 बन जाएगा। आपने 10 यहां से लिया तो 100 ग्राम बन गया, फिर यहां से 10 उठा के इसमें डाला, तो यहां पर भी देखो हल्का सा हल्का पर्पल कलर आएगा, बहुत ही लाइट आएगा, बहुत ही लाइट आएगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि जो आपने 2 ही पीस लिए थे पर्पल के, पोटेशियम परमैंगनेट के, तो पोटेशियम परमैंगनेट बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो ये पार्टिकल पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हुए, फिर ये पार्टिकल यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुए, फिर ये पार्टिकल यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुए, फिर ये पार्टिकल यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुए, किसके? पोटेशियम परमैंगनेट के। तो ये अब खुद से सोचो कि अगर ये स्मॉल ना होते तो क्या यहाँ तक नीचे दिखाई पड़ते? दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब है बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। आप ऐसे अगर 10 कंटेनर भी लेकर जाओगे तो भी आपको वो कलर दिखाई पड़ेगा, बट वो इतना स्मॉल हो जाएगा कि आप उसको इवन ऑब्जर्व भी नहीं कर पाओगे एक टाइम के बाद, ठीक है। तो जनरली ये एक्टिविटी थी, आप समझ गए होंगे। ये हमारी एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रही है कि जो पार्टिकल है, ठीक है, वो कहाँ तक हमें लास्ट तक दिखाई पड़ रहा है, इतना स्मॉल है कि वो मुझे मतलब कई स्टेप के बाद भी शो हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हमारा था पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। अब ये पार्टिकल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? जो पार्टिकल हमने अभी ऑब्जर्व किया, उस पार्टिकल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑफ मैटर। किसी भी मैटर के पार्टिकल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनका क्या नेचर होता है, उसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, particles of matter have space between them, have space between them, space between them, particles of matter have space between them। क्या मतलब है इसका? देखो, जो आपने बोला कि कोई भी अगर कोई चीज बनी हुई, जैसे मान लो मैं मार्कर की बात करती हूँ, ये भी एक मैटर है, ये भी पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तो इनके पार्टिकल के बीच में भी कुछ ना कुछ स्पेस होता है, ठीक है। वो अलग बात है कि सॉलिड के केस में बहुत कम होता है, ठीक है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है और गैसेस में थोड़ा ज्यादा होता है, और ज्यादा होता है, इवन बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन स्पेस होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब सॉलिड में और लिक्विड में तो हमें कैसे पता चलेगा? गैस तो समझ में आती है, चलो ठीक है। अब सॉलिड के केस में और लिक्विड के केस में कैसे पता चलेगा? देखो मैं बताता हूँ, इसकी भी एक्टिविटी आपकी बुक में होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्टिविटी लिख देता हूँ पहले। एक्टिविटी देखो, इसमें क्या होगा कि आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, सपोज मैं लिक्विड ले रहा हूँ, ठीक है, लिक्विड लिया मैंने, तो यहाँ पे लिक्विड में मैंने कहा चलो हमसे 100 ग्राम या 100 ml ले लो, ठीक है। इस बार मैं वॉल्यूम ले रहा हूँ, ठीक है, 100 ml। आपने 100 ml वाटर लिया, आपने इसमें 5 ग्राम आपने क्या लिया, इसमें सॉल्ट डाल दी, ठीक है। तो आपने पहले क्या किया, जब आपने 100 ml वाटर लिया था उसका लेवल चेक किया कि यहाँ पर मुझे लेवल मिल रहा है, उसके बाद आपने 5 ग्राम सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो सॉल्ट इसमें डिसॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब आपने सॉल्ट इसमें डाला तो इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, बहुत ही कम बढ़ा लेकिन थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया, एकदम जरा सा। अब देखोगे क्या कि जैसे ही सॉल्ट इसमें डिसॉल्व हो रहा है, ये लेवल तो नीचे आ रहा है, और जब ये सॉल्ट पूरा डिसॉल्व हो गया इसके अंदर, तो जो आपका लेवल इंक्रीज हुआ था वो वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन में आ गया।
तो ये सॉल्ट ने कहाँ स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा, सॉल्ट ने कहाँ स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा, इसका मतलब है ये जो वाटर है उनके बीच में जो पार्टिकल में जो गैप है, ठीक है, सपोज ये हमारे वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये हमारे वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो जो आपका सॉल्ट है वो इनके बीच में कहीं आ गया होगा, इनके बीच में जो स्पेस है वहां पर इसने अपना स्पेस बना लिया होगा, ये वहीं पर फिट हो गया होगा। समझ गए बात? तो ये एक्टिविटी आपकी बुक में है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये कैसे, किसके लिए है, ये प्रूफ करने के लिए है, ये स्पेस प्रूफ करने के लिए। आपने पढ़ा होगा जो हमारे एलॉय होते हैं, एलॉय होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप अगर कार्बन में थोड़ा सा, सॉरी, आप अगर आयरन में, कार्बन नहीं आयरन में, आप आयरन में अगर कार्बन को ऐड करते हो बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में, आयरन बहुत ज्यादा होता है और कार्बन बहुत ही कम होता है, इससे हमारा ये क्या बनता है, स्टील बनता है, ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आयरन और कार्बन से क्या बन रहा है, स्टील बन रहा है, ये एलॉय होता है, एलॉय समझते हो, ठीक है। व्हेन टू मेटल्स आर मिक्स टुगेदर, व्हेन टू मेटल्स और सम नॉन मेटल्स आर मिक्स टुगेदर, तो क्या बनता है, एलॉय बनता है, जिससे स्टील, ये कोई मेटल नहीं है, ये तो एलॉय होती है, ठीक है, ठीक है, एलॉय होती है। अब देखो इसमें जो आयरन है, इसमें क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा आयरन होता है, जैसे सपोज ये आयरन का पार्टिकल है, ठीक है, आयरन का आपने पीस लिया, उसमें आयरन के ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, आयरन के ये एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो आपका कार्बन होगा वो इनके बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस में कहीं पे ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। समझे बात? तो ये सॉलिड के केस में एग्जांपल था, ठीक है। सॉलिड के केस में जो 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 हमारे एटम्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में भी स्पेस होता है, बट बहुत ही कम होता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब गैस के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं, वो तो पता है आपको, गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, इसको मैं हटा रहा हूँ यहीं से, ठीक है, एक्टिविटी से हटा रहा हूँ। अब देखो सेकेंड देखते हैं, सेकेंड है हमारा, सेकेंड हम समझते हैं, जो सेकेंड है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल के मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये मार्कर होल्ड है, मतलब ऐसे बना हुआ है, बहुत दिनों तक बना हुआ है और काफी टाइम तक बना भी रहेगा, तो इसका मतलब इसके पार्टिकल ने एक दूसरे को पकड़ के रखा होगा, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आप सॉलिड को देख लो, तो सॉलिड में ये फोर्स ज्यादा होता है, मतलब उनके बीच में, दो पार्टिकल के बीच में भी फोर्स होता है जो एक दूसरे को बांधे रखते हैं, ठीक है। सो इन केस ऑफ सॉलिड ये फोर्स ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, और गैसेस में तो बहुत ही कम होता है, वो दूर दूर भाग जाते हैं, ठीक है। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक चीज बस और समझनी, इसका कोई चाहो तब एक्सपेरिमेंट देख लेना, आपकी बुक में ऐसे होगा कि आपने एक रबर बैंड लिया, एक स्पॉन्ज लिया, ठीक है, या वाटर लिया, तो आप देखो किसको आप इजीली अलग कर सकते हो, तो वाटर को आराम से आप अलग कर सकते हो, ऐसे करोगे, इसी वजह से जो स्विमर्स होते हैं वो आराम से तैर पाते हैं, अगर वो अलग ना कर पाते पार्टिकल्स को तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और अगर आप कोई मेटल लेते हो तो मेटल में तो बहुत पास पास होते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो उसको ब्रेक करना इट इज टफ, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक चीज और समझ लो, अगर ये अट्रैक्शन, ठीक है, अगर ये अट्रैक्शन, पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन है, अगर वो सेम पार्टिकल के बीच में है, मतलब जो ऐसे लिख लेते हैं, अगर ये अट्रैक्शन सेम पार्टिकल के बीच में है, ठीक है, सेम पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है, कोहेजन बोल दो, ठीक है, कोहेसिव फोर्स बोल दो, ठीक है, कोहेसिव फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। मतलब सेम पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। कोहेसिव फोर्स मतलब सेम पार्टिकल, जैसे कि वाटर हो गया, वाटर के बीच में, तो ये वाटर के बीच में अट्रैक्शन होगा, ठीक है, वाटर के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होगा। आप आयरन ले लो, तो आयरन के पार्टिकल के बीच में भी अट्रैक्शन होगा अपना खुद का, ठीक है, आयरन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं, जो सेम पार्टिकल के बीच में लगे, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। अब देखो एक चीज और, अगर ये डिफरेंट पार्टिकल के बीच में लगे तो क्या होगा, अगर ये डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में हो तो क्या होगा, डिफरेंट पार्टिकल अट्रैक्शन, डिफरेंट पार्टिकल अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स बोल दो, ठीक है।
या डिफरेंट मैटर बोल दो, ठीक है। सो डिफरेंट पार्टिकल अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं एडिसिव फोर्स, ठीक है, एडिसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, एडिसिव फोर्स बोल दो। एडिसिव, जैसे आपने देखा होगा जो ग्लू होते हैं उसे एडिसिव भी बोलते हैं क्योंकि दूसरों को चिपकाते हैं, ठीक है। तो एडिसिव फोर्स, जैसे कि आपने, जैसे अगर आप इसी आयरन के पीस को अगर वाटर में डिप करो तो ये आयरन का पीस गीला हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि जैसे हमारा आयरन का पीस है, तो अगर इसको मैं वाटर में ऐसे डिप करूं तो क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। मतलब आयरन के पार्टिकल इस पे क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट होकर चिपक जाएंगे। बोलो, ये हमारा आयरन का पार्टिकल है, ठीक है, आयरन है ये पूरा, और आयरन का जो पार्टिकल है वो अगर इसको मैंने डिप किया है वाटर में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो वाटर होगा इसमें चिपक जाएगा, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे ये कौन सा फोर्स है जो वाटर और आयरन को साथ में होल्ड करे, इसे बोलते हैं एडिसिव फोर्स, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखो थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका, ठीक है। बस यहाँ पर इतना ही डिस्कशन करना था, इसको मैं हटा रहा हूं। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, particles of matter are always in movement या in movement। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो ऑलवेज मूवमेंट में है। तो गैसेस में तो आपने देखा है, जैसे घर में अगर आपने कोई परफ्यूम लिया, ठीक है, आप इसमें एग्जांपल भी देख सकते हो। जैसे आपने कोई परफ्यूम लिया, ठीक है, ये एक्टिविटी भी दी होगी कि आप एक परफ्यूम लो और उसको किसी भी कमरे में ऐसे थोड़ा सा हल्का सा स्प्रे करो, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, पूरे कमरे में वो खुशबू फैल जाती है, ठीक है। तो परफ्यूम का जो फ्रेग्रेंस होता है पूरे कमरे में फैल जाता है। इवन जैसे आपने घर में कभी हल्का सा लीकेज होता है एलपीजी सिलेंडर्स का, तो आपको पूरी स्मेल आने लगती है। तो इसका मतलब क्या है कि परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मोशन में है, तभी तो ये चीज पॉसिबल है। देखो एक और एक्टिविटी बताता हूँ, एक और एक्टिविटी बड़ी अच्छी है, उसको तो आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। यहाँ पर तो आपको ऑब्जर्व होने में प्रॉब्लम होगी, आप देख ही नहीं पाओगे कहाँ उसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल में दिखाई नहीं पड़ते। अब देखो ये एक्टिविटी मैं करके दिखाता हूँ। जैसे अभी मैंने पोटेशियम परमैंगनेट वाला एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे वाटर है मेरे पास, ठीक है, कितने भी अमाउंट में वाटर है, ये मैंने क्या लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है, इस कंटेनर में मैंने वाटर लिया हुआ है। इसमें मैं 2 ग्राम या 2 आप क्रिस्टल डाल लो, ग्राम की जरूरत नहीं। अब 2 क्रिस्टल, 2 क्रिस्टल, ठीक है, 2 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट डाले तो ये पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे जाके ऐसे सेटल हो जाएंगे, ठीक है। शुरू में तो ऐसा ही होगा। अब धीरे धीरे क्या देखोगे कि यहाँ पे जो पोटेशियम परमैंगनेट है वहां से कुछ जैसे धागे जैसा कुछ निकल रहा है, किस कलर का, पर्पल कलर का, ठीक है। और धीरे धीरे ये पूरे में डिसॉल्व होता जा रहा है, धीरे धीरे पूरे में ये पर्पल करता जा रहा है। तो अब क्या देखोगे, यहां से एक हल्का सा धागा धागा जैसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। तो ये क्या चीज है एक्चुअली में, ये इसके मोशन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर तो कोई ऐसा ड्राइविंग फोर्स है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पार्टिकल हैं वो लगातार मोशन में होते हैं और उस मोशन की वजह से ही ये जो डिसोल्यूशन है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही आने वाला है, ठीक है, डिफ्यूजन। तो इस टेंडेंसी को वाटर, चाहे वो कोई भी मैटर हो, उसका डिसॉल्व होना, उसका आपस में इंटरमिक्स होना, इसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन होना, ठीक है। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज द मूवमेंट टेंडेंसी। अच्छा, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। इन केस ऑफ लिक्विड और गैसेस इसे हम क्या बोलेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट। एक मिनट, स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन वाज अ साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व इट, ठीक है, इन केस ऑफ गैसेस और लिक्विड, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। सॉलिड में तो इतना होता ही नहीं है, सॉलिड में तो ये चीज होगी नहीं। सॉलिड में जो आपका मूवमेंट होता है बहुत ही कम होता है। वहां पर क्या होता है, जो आपके पार्टिकल्स है, सपोज इट इज अ सॉलिड, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो ऐसे मूवमेंट नहीं करते हैं, वो केवल अपने प्लेस पर ही वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। जैसे ये कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है, तो आपस में ही ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे सिर्फ, ठीक है। वाइब्रेशंस होते हैं वहां पर, तो मूवमेंट भी तो एक वाइब्रेशन भी तो एक मूवमेंट है, ठीक है। इस वजह हम बोलते हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं दे आर ऑलवेज इन मूवमेंट, ठीक है। समझ में आ गया, ये वाली एक्टिविटी आप ये लर्न कर लेना, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो लास्ट एक चीज और पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैं हटा रहा हूं, ठीक है। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो भी हमारा थर्ड पॉइंट के सिमिलर ही है, ठीक है। अभी मैंने डिफ्यूजन का आपको नाम बताया,
सो यहीं पे लिख लेते हैं, उस पॉइंट को मेंशन कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव टेंडेंसी टू डिफ्यूज, हैव टेंडेंसी टू डिफ्यूज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव टेंडेंसी टू डिफ्यूज। ठीक है, वो डिफ्यूज होने की टेंडेंसी रखते हैं। जैसे ये डिफ्यूजन की टेंडेंसी गैसेस में बहुत ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, और सॉलिड में तो होती ही नहीं है, वैसे तो बहुत ही कम होती है। ठीक है, ये मत बोलो नहीं होती है, बहुत ही कम होती है, एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, बहुत ही कम होती है। तो गैसेस का क्या, अब देखो डिफ्यूजन का मतलब क्या है। डिफ्यूजन को चलो हम लोग अभी समझ लेंगे, पहले ये समझ लो कि जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा कि जो पार्टिकल्स है वो लगातार मूवमेंट में है, और मूवमेंट की वजह से क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने कैसे लिया समझो, मान लो मैंने लिक्विड का एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लेते हैं मैंने कोई कंटेनर लिया है, ठीक है, इसके बीच में मैंने कोई सेपरेशन लगा दिया है, यहाँ पर भी मैंने कुछ लिक्विड लिया है, यहाँ पर भी कुछ लिक्विड लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, सॉल्ट प्लस वाटर, और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है सिर्फ वाटर लिया। चलो मान लेते हैं मैं सिर्फ वाटर, प्योर वाटर एकदम, यहाँ पे सॉल्ट और वाटर, यहाँ पे वाटर है। अगर मैं बीच से सेपरेशन हटा दूं ना, तो ऐसा नहीं होगा कि आप यहां से चेक करोगे तो आपको सॉल्ट वाटर मिलेगा, यहाँ पे प्योर वाटर मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। आपने जैसे ही इनको सेपरेशन को हटाया, इधर वाले जो पार्टिकल होंगे, ठीक है, वो इधर जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ वाले यहाँ जाएंगे, इधर वाले यहाँ जाएंगे, यहाँ वाले यहाँ, तो ये लगातार क्या हो जाएगी, आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, आप देखो ऐसा लगेगा एकदम सब कुछ सही है, लेकिन लगातार ये क्या हो जाएगा, ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे में मिल जाएंगे। तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो आपको यहाँ का वाटर भी सॉल्टी लगेगा और यहाँ का भी लगेगा, सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन वो कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन होना, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो दो मैटर का, दो पार्टिकल्स का, या दो मैटर को बोल दो, दो मैटर या दो सब्सटेंसेस का आपस में इंटरमिक्स हो जाना, ठीक है, ऑन देयर ओन, खुद से ये काम हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद से हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो डिफ्यूजन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें होगी, अब यही चीज गैस में भी हो सकती है। ठीक है, आप दो गैस लो, जैसे अभी परफ्यूम वाला एग्जांपल लिया, तो परफ्यूम को आप जैसे ही स्प्रे करते तो पूरे में फैल जाती है, मतलब क्या हो रही है, डिफ्यूज हो रही है उसमें। ठीक है, समझ में आ रही बात। और सॉलिड के केस में बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। मतलब आप जैसे दो सॉलिड को अगर ऐसे में इनको जोड़ के रखो तो ऐसा नहीं होगा कि इसका पार्टिकल इसमें चला जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। जैसे आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा एग्जांपल बता दूं, ये कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे आपने अगर कभी चौक वाला बोर्ड देखा होगा, ठीक है, जहाँ पे हम चौक से लिखते हैं। ठीक है, अगर चौक वाले बोर्ड में अगर आप थोड़ा सा लिख के छोड़ दोगे 4-5 दिनों के लिए, 10 दिन के लिए, उसके बाद उसको रफ करने की कोशिश करोगे तो वो थोड़ा सा टफ होगा रफ करना। ठीक है, क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल होंगे ना चौक के, वो थोड़े से उसमें डिफ्यूज हो जाते हैं, तो बहुत ही कम होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब डिफ्यूजन को एक बार डिफाइन भी कर लेते हैं, देखते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन क्या मतलब होता है डिफ्यूजन का। सो इट इज नथिंग बट इट इज अ इंटरमिक्सिंग of two substances, ठीक है, from their higher concentration to lower concentration। ठीक है, to lower concentration from their higher concentration region to, ठीक है, from their higher concentration region, मतलब अपने जहां पर ज्यादा है और जहां पर कम है तो ज्यादा से कम वाले की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। सो इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसे हम, डिफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, और हाँ एक चीज, डिफ्यूजन जो होता है ना वो स्पॉन्टेनियस होता है। आप कहोगे सर स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो खुद से होता है। ठीक है, ये काम सेल्फ होता है, खुद से ही काम होता है, ऐसा नहीं कि उसको बोलना पड़ेगा कि तुम जाकर डिफ्यूज हो, वो डिफ्यूज खुद से होने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए से हम क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन समझ में आ गया, और यही बता दिया कि गैसेस में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लिक्विड में थोड़ा उससे कम होता है, और सॉलिड में बहुत ही कम होता है। ठीक है, और ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड बहुत सारे फैक्टर्स पे करता है, टेम्परेचर पे करता है और विस्कोसिटी भी करता है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास दो लिक्विड है, ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ पे वाटर है, ठीक है,
यहाँ पे मैंने कुछ लिया हुआ मान लेते हैं, यहाँ पे भी वाटर ले लेते, चलो यहाँ पे मैंने सॉल्ट प्लस वाटर लिया है, मतलब मैंने सॉल्ट ऐड किया हुआ है, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे सॉल्ट रखा हुआ है, ये पूरा सॉल्ट है, ठीक है, और उसमें वाटर डाल दिया। यहाँ पे मैंने मान लेते हैं कोई शहद लिख लिया, हनी, ठीक है, उसके ऊपर मैंने वाटर रख दिया तो सारा, तो ये यहाँ से हनी यहाँ पे डिफ्यूज होगा, ठीक है, हनी इससे डिजोल्व होने की कोशिश करेगा, यहाँ से सॉल्ट आपका होने की कोशिश करेगा, ठीक है, वाटर में डिजोल्व होने की कोशिश करेगा। लेकिन जो हनी है ना वो ज्यादा विस्कस होता है, विस्कस मतलब ज्यादा गाढ़ा होता है, विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, जो गाढ़ापन होता है, ठीक है। अब अगर मिल्क को देखो तो मिल्क में बहुत ही कम विस्कोसिटी होती है, हनी में ज्यादा होती है, ज्यादा गाढ़ा होता है, वो घुलने में टाइम लगाता है, ठीक है। तो विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा विस्कस होगा कोई लिक्विड, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी सॉरी उसकी जो टेंडेंसी जो डिफ्यूज वो उतनी कम होगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको मैं हटा दूं, देखो अब एक चीज समझते हैं हम, डिफ्यूजन समझ में आ गया। एक और वर्ड सिमिलर होता है डिफ्यूजन के ही, आपने सुना होगा, शायद आपकी बुक में होगा भी, ठीक है, नहीं भी है तो समझ लो, इफ्यूजन। ये डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्या होता है, ये भी एक डिफ्यूजन होता है, बट यहां पर क्या होता है, जो आपका इंटरमिक्सिंग होती है वो आप एक्चुअली में वो, जैसे मैंने कहा समझो बात को, अगर मैं यहां पे लिख दूं डिफ्यूजन इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन इफ टेक प्लेस, ऐसे लिख लो, इफ डिफ्यूजन टेक्स प्लेस, ठीक है, थ्रू अ स्मॉल होल, then it is called effusion। देखो अभी हम बात कर रहे थे इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। सपोज करो मेरे पास एक सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर ले लूं, ठीक है, या परफ्यूम का भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने मान लेते सिलेंडर ले लिया, ठीक है, ये हमारा कोई सिलेंडर है, ठीक है, ये हमारा कोई सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, सिलेंडर को जो गैस भरी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे हल्का सा लीकेज कर दिया ना, तो जो गैस होगी वो इसके पोर्ट से, इसके होल से पूरे कमरे में फैलने लगेगी, बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर की वजह से गैस बाहर निकलेगी, और बाहर क्या है, लो प्रेशर है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बाहर क्या है, लो प्रेशर है, उसमें तो बहुत ही हाई कंप्रेस करके गैस भरी हुई है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये जो आपकी गैस होगी निकलने की कोशिश करेगी थ्रू अ स्मॉल होल, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, इफ्यूजन बोलेंगे। और यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, बाहर भी तो गैस है, बाहर भी गैस है, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो क्या वो इसमें जा सकती है, नहीं जा सकती, क्योंकि यहां पर इतना ज्यादा हाई प्रेशर होगा कि वो बाहर वाली गैस को तो यहां पर आने भी नहीं देगी, वो अपनी गैस को इससे बाहर निकलेगी। मतलब यहां पर जो आपका डिफ्यूजन होगा, मतलब जो यहां पर डिफ्यूजन होगा वो केवल यूनिडायरेक्शनल होगा, यूनिडायरेक्शनल, केवल एक ही चीज दूसरे में मिक्स हो रही होगी, दूसरी वाली पहले में मिक्स नहीं हो रही होगी। समझ में आ रहा है डिफरेंस? हाँ, यहाँ पे दोनों आपस में इंटरमिक्स कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बाहर वाला यहाँ पर नहीं आ पाएगा, ये वाला उसमें जाके डिफ्यूज होगा। डिफ्यूजन तो हो रहा है थ्रू अ स्मॉल होल फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन, ठीक है। तो जनरली हमें बस इतना ही पढ़ना था, डिफ्यूजन और डिफ्यूजन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, कंपैरिजन कैसे करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफाइन करते हैं।